एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सोबिया अमीन। बेटा हम 9th क्लास के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के सिलसिले के नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, दैट इज़ द फोर्स एंड मोमेंटम। हम अपने पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं टेंशन के दोनों केसेस डिराइव हो चुके हैं। ये भी बेटा आज का टॉपिक भी एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन इससे क्या आता है, 2-3 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं तीनों क्वेश्चन लिख रही हूँ बोर्ड पे, किस तरह से आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा ये मैं साथ साथ लिख रही हूँ, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन, और समटाइम क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनाया जाता है तो एंड रिजल्ट से भी बना दिया जाता है। क्वेश्चन पहला आपसे क्या पूछा जा सकता है कि हाउ कैन यू रिलेट फोर्स एंड मोमेंटम। ये क्वेश्चन आ सकता है, या आपको सेम आंसर के साथ क्वेश्चन एक और पूछा जा सकता है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is equal to force। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। या आपको इसी को मैथमेटिकली भी पूछा जा सकता है, प्रूव दैट रेट ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। डेल्टा पी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम, डिवाइडेड बाई टी का मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन को पूछने के डिफरेंट जो है वो स्टाइल है। एक एग्जामिनर किसी और तरह से बात करता है, कोई और एग्जामिनर होगा वो आपको ये पूछ सकता है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू दी फोर्स। या कोई आपसे वर्डिंग में इसी चीज़ को पूछ सकता है, प्रूव दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, या हाउ कैन यू रिलेट द फोर्स एंड मोमेंटम। ये चीज़ें बेटा, अच्छा सबसे पहले तो देखिए कि हम अपने लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, फोर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम चैप्टर नंबर 3 के स्टार्ट में ही बेटा फोर्स के बारे में पढ़ा कि फोर्स क्या है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि, या एक ऐसा एजेंट है जो कि किसी भी बॉडी की जो स्टेट होती है उस स्टेट में कोई चेंज लेके आ सकती है। और वो स्टेट क्या हो सकती है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या स्टेट ऑफ मोशन होगी। तो हम इसी को कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी, एंड फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स का यूनिट न्यूटन है। और सेकेंडली जो है फिर न्यूटन्स के हमने 3 लॉस भी पढ़े, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपको 1 बाय 1 डिस्क्राइब कर चुके हैं। अब मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या था बेटा, जो क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की जो कि मोशन से रिलेट कर रही है, जिसमें बॉडी का मास एंड वेलोसिटी इंक्लूड होती है, और उसके रेफरेंस के साथ हम जो फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज कॉल्ड दी मोमेंटम। और जब हमने मोमेंटम का फॉर्मूला पढ़ा वो क्या था, मास एंड वेलोसिटी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड दी मोमेंटम। इसी से आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड, ये फॉर्मूला है मोमेंटम का, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी।
तो इसी से हम फैक्टर्स भी लिख सकते हैं। आपने जैसे उसको लिखना होता है कि आपने 2-3 लाइंस में उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब करना है, और अनफॉर्चुनेटली जो है हमारे पास बच्चों के अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी वर्डिंग में कोई चीज़ डिस्क्राइब कर सकें। आप अपने अंदर एबिलिटी पैदा कीजिए, आपको एक फॉर्मूला पता है, आप इसको थोड़ा सा 3 लाइनों में कैसे एक्सटेंड करोगे, आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। ठीक है, ये एक लाइन में लिखा। फर्स्ट फैक्टर क्या होगा, मैस ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड फैक्टर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और फिर आप इसके साथ फॉर्मूला भी लिख सकती है। मोमेंटम P से रिप्रेजेंट होता है, मैस M से रिप्रेजेंट होती है, एंड वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगा, V के साथ। तो यहीं से हम कहते हैं मोमेंटम ऑफ द बॉडी डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, वन इज द मैस ऑफ द बॉडी, सेकेंड वन इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। और इसके साथ आप मज़ीद थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, एक और लाइन में इसको डिस्क्राइब करना है, तो आप लिख सकते हो if momentum of the body if mass of the body is larger then momentum will be larger, and if the velocity of the body is larger then momentum will also larger। तो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि मोमेंटम कब बढ़ेगा, जब बॉडी का मैस ज़्यादा होगा तो मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगा, और सेकेंड क्या है कि अगर बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब हमने उसमें एग्जांपल भी ली थी बेटा कि अगर आपके पास कोई गन है, और बुलेट की एग्जांपल ली थी कि गन को जब आप फायर करते हो तो बुलेट छोटी सी बुलेट है लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, यानी वो जो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस कर सकती है टारगेट पे जाके जब हिट करेगी तो वहाँ जो डिस्ट्रक्शन प्रोड्यूस होगी तो उस बुलेट के इम्पैक्ट की वजह से होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, बुलेट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। उसकी रीजनिंग क्या हुई कि बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा होगा। रीज़न क्या है कि वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज़ ग्रेटर, वेलोसिटी के ज़्यादा होने से उस बुलेट का मोमेंटम ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब अकॉर्डिंग टू यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है वो एप्लीकेबल होता है बेटा। जब गन को फायर किया जाता है बुलेट आगे की तरफ मूव करती है और गन बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी रिएक्शन के तौर पे गन किधर जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा क्या कि गन का मैस ज़्यादा है, मैस के ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी क्या है, कम है, और दोनों का मोमेंटम जो होगा ना, बुलेट का मोमेंटम एंड गन का मोमेंटम टोटल जब कैलकुलेट किया जाता है वो इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या है उसकी ऑपोजिट है। फ़र्क क्या है कि गन की मैस ज़्यादा है और वेलोसिटी कम होगी, और बुलेट की मैस कम है तो वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इस वजह से जो हमारे पास बुलेट है उसका इम्पैक्ट जो है वो टारगेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका मोमेंटम क्या है, ज़्यादा है। तो मोमेंटम किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट डिपेंड्स अपॉन दी मैस एंड वेलोसिटी। अब हम बात करेंगे बेटा हाउ कैन वी रिलेट दी मोमेंटम एंड दी फोर्स। अब उसमें हम बात करते हैं बेटा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी एक ऐसी बॉडी है जो कि इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए हम लिख रहे हैं, डायग्राम बना लेते हैं रफ सी। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट हैविंग मैस m, that object is moving with initial velocity vi and its initial momentum is pi. P stand for the momentum and इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम क्या है, pi, that is the initial momentum, और वो किसके इक्वल होगा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, p is equal to mv। तो यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, mvi। ये मैंने इस डायग्राम में लिख दिया कि इस ऑब्जेक्ट का, इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम क्या है, mvi। उसके बाद कुछ टाइम गुजर जाएगा और ये इस बॉडी की फाइनल वेलोसिटी बन जाती है vf। अब वही ऑब्जेक्ट है, उसका मैस क्या है, m, बस ये इसने कोई ना कोई डिस्टेंस कवर कर लिया, एक्सेलेरेशन के साथ इसने मूव किया, इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, और इन दैट केस जो है बेटा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या बन गई, vf आफ्टर सम टाइम। तो इसका फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, mvf के इक्वल। ये मैंने लिख दिया इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या लिख दिया है, इसका फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया pf के साथ, और वो किसके इक्वल होगा, mvf के साथ। अब इसी चीज़ को, ये जो मैंने पिक्चर में डिस्क्राइब कर दिया ना बेटा, इसी को आप जब वर्डिंग में लिखोगे, यानी इस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, तो आप क्या लिखोगे, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मैस m
किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी vi के साथ। तो आप लिखोगे मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, m मैस है, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी, मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? vi। हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं F, लेट अ फोर्स F एक्ट्स ऑन द बॉडी, लेट अ फोर्स को F से रिप्रेजेंट किया, एक्ट ऑन द बॉडी, ठीक है। उस बॉडी के ऊपर फोर्स F एक्ट हुई है और जो बॉडी में प्रोड्यूस करेगी एक्सेलेरेशन, तो ये फोर्स प्रोड्यूस करेगी एक्सेलेरेशन विच प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन ए प्रोड्यूस किया जा रहा है बॉडी के अंदर, और दिस एक्सेलेरेशन बेटा जब होगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी वी एफ। दिस चेंजेस दी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, और जब वेलोसिटी चेंज होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी वी एफ। ये फोर्स लगाने से उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ और एक्सेलेरेशन की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और सपोज करते हैं कि इट्स वेलोसिटी क्या बन जाती है? वी एफ। इट्स वेलोसिटी बिकम्स वी एफ आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t। क्लियर है? फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो गई। और अब हम सपोज करते हैं कि अगर बॉडी का मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, इफ initial momentum is represented by pi, if initial momentum of the body is pi and final momentum of the body is final momentum of the body is pf। ये जो बच्चों डायग्राम बनाई है मैंने, इसी को आपने वर्डिंग में डिस्क्राइब करना है। हमने क्या डिस्क्राइब किया बेटा? कंसीडर ए बॉडी हैविंग मास m दैट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, लेट अ फोर्स f अप्लाई ऑन इट, यानी हमने इसको इस साइड पे लिख देते हैं कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है f, उसने इस बॉडी में एक्सेलेरेशन क्या प्रोड्यूस कर दिया? a प्रोड्यूस कर दिया, और इस एक्सेलेरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज होने के बाद क्या बन गई है? वी एफ। और अब हम सपोज कर रहे हैं कि उसमें जो मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ है वो इनिशियल मोमेंटम पी आई है एंड फाइनल मोमेंटम क्या है? पी एफ है। यानी हमने पी आई एंड पी एफ जो है वो उस ऑब्जेक्ट के इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद बेटा हम इसी चीज़ को वर्डिंग में लिखने के बाद हम लिख रहे हैं इसको मैथमेटिकली। हम सपोज कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम दैट इज इक्वल टू पी आई, और उसको हमने कैसे लिखा? एम वी आई के साथ। दिस इज इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड फाइनल मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम है जी पी एफ, और पी एफ का फॉर्मूला क्या होगा? एम वी एफ। ये आ गया बेटा। अब आप लिखोगे चेंज इन मोमेंटम, यानी इस ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कितना चेंज हुआ है, तो उसके लिए हम लिखेंगे चेंज इन मोमेंटम, और वो चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल होता है बेटा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो आप पहले लिखोगे फाइनल मोमेंटम
माइनस इनिशियल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को बेटा हम ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेल्टा पी का मतलब क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। इस ट्रायंगुलर शेप को बेटा डेल्टा बोला जाता है। इसका मतलब क्या होगा? चेंज। पी का मतलब क्या होगा? मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम दैट इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा? पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या है? पी आई। तो पी एफ का फॉर्मूला क्या है? एम वी एफ एंड पी आई का फॉर्मूला क्या है? एम वी आई। और यहाँ से बेटा आप m कॉमन ले लो तो बाकी का बचेगा वी एफ माइनस वी आई। अब आपने ये तो था चेंज इन मोमेंटम, ये क्या बेटा? चेंज इन मोमेंटम। अब हम लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा बेटा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमने इसकी रेशियो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेनी है। जब भी रेट का लफ्ज आता है ना बेटा, इसका मतलब है कि वो वैल्यू, वो चीज़, वो वेरिएबल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर आप क्या लिखोगे? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? टी। ये टर्म्स आ गई बेटा। अब ये देखिए, गौर से देखो, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होता है? दैट इज इक्वल टू एक्सेलेरेशन। तो यहाँ मैं साइड पे हिंट भी लिख रही हूँ बेटा, एक्सेलेरेशन किसके इक्वल होता है? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो आपने वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह क्या लिख देना? ए। तो ये क्या बन जाएगा? एम ए। इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिख दिया? ए। तो इस साइड पे हमने क्या लिखा? डेल्टा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम वो किसके इक्वल आ गया बेटा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। तो इसके बाद अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एफ किसके इक्वल है बेटा? एम ए के इक्वल। तो क्या आप एम ए की जगह एफ लिख सकते हो? तो आपने एम ए की जगह क्या लिख देना है? एफ। और इस साइड पे क्या आएगा? डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। और डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी का मतलब क्या होगा बेटा? इसका मतलब क्या है? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही हमारा क्वेश्चन था कि प्रूफ क्या कीजिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। तो ये हमने बकायदा उसको मैथमेटिकली प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू दी अप्लाइड फोर्स। अब इसी का रिजल्ट आप जब लिखोगे तो वो क्या लिखोगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को आप यूं भी लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और वो किसके इक्वल है? अप्लाइड फोर्स के इक्वल। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास आ गई रिजल्ट। और अब आप इसी चीज़ को लिखोगे बेटा, व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी। जब आपने स्टार्टिंग लेना है ना तो आपने ये पैराग्राफ पहले सबसे पहले लिखना है, क्योंकि ये हमारा रिजल्ट है। व्हेन ए फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन। ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट में भी है बेटा। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट होती है, इट प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन इन द बॉडी। It produces acceleration in the body and will be equal to the applied force. When a force acts on the body, it produces acceleration. force act हुई है, क्या चीज़ प्रोड्यूस हुआ बेटा? एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हो गया है। और जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ वो बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होना है, और ये एक्सेलेरेशन जो होगा वो दैट विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम।
और ये मोमेंटम किस में चेंज हो रहा था, इस बॉडी के अंदर जिसकी मास क्या थी, m थी। तो हमने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हैविंग मास m, उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की है, तो उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हुआ बेटा, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस हुआ है दैट इज इक्वल टू दी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ दी बॉडी। ये थी बेटा पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है। इसको गौर से देखिए आपने कैसे अटैम्प्ट करना है। आपकी बुक के ऊपर जो पिंक बॉक्स है आपने इसको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देंगे और यहाँ से कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m moving with the initial velocity vi, let a force acts on the body which produces an acceleration a in it. This acceleration produces the changes in the velocity of the body and its velocity become vf after some time. उसके बाद हम लिखेंगे in if initial momentum of the body is pi and final momentum of the body is pf, then we can write these formulas. Initial momentum pi will be equal to mvi and final momentum pf will be equal to mvf. तो फिर उसके बाद हमने चेंज इन मोमेंटम लिखना है। तो बेटा चेंज इन मोमेंटम होता है हमेशा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो हमने फाइनल मोमेंटम को लिखा पी एफ एंड इनिशियल मोमेंटम को क्या लिखा है बेटा पी आई। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, पी एफ की जगह आप लिख दोगे एम वी एफ और पी आई की जगह क्या लिखोगे एम वी आई। फिर मैस दोनों जगह पे सेम मौजूद है तो हमने इसको क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। जब मैस को कॉमन लिया तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, वी एफ माइनस वी आई आ गया। और इस साइड पे क्या है बेटा, चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन मोमेंटम को। उसके बाद बेटा हमने लिखा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सेम हमने इक्वेशन लिखनी है। अब इसमें हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया, इस साइड पे भी टी पे डिवाइड कर देंगे, इस साइड पे भी टी पे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे ये पूरा फैक्टर जो बनेगा ना बेटा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, तो ये इक्वल टू है एक्सेलेरेशन। क्यों एक्सेलेरेशन की इक्वल है बेटा, क्योंकि एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन ही आपने क्या पढ़ी है, इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो रहा है, ये वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम कह रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द एक्सेलेरेशन। तो हमने इस पूरे फैक्टर की जगह क्या लिख दिया है, एक्सेलेरेशन। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है तो उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलेरेशन एंड फोर्स एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक्सेलेरेशन एंड मास एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब बेटा इस पूरे फैक्टर की जगह हमने ए लिख दिया और एफ किसके इक्वल होता है, एम ए के इक्वल अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो एम ए की जगह हमने क्या लिख दिया, एफ लिख दिया। और इस साइड पे क्या आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी किसको शो करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और डेल्टा पी और डिवाइडेड बाई टी किसके इक्वल होगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वल टू एफ। और फिर इसका रिजल्ट क्या हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स अप्लाई होती है उसमें एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है, और जो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होता है बेटा दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अच्छा, अब जो मोमेंटम बेटा हमने पढ़ा है, मोमेंटम का जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा P इज इक्वल टू एम वी। और इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको इसका यूनिट भी डिस्क्राइब करवा दिया गया था कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तब मैंने कहा था कि इसका एक और यूनिट भी यूज़ होगा, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड कैसे आया है कि मैं आपको डिराइव करा रही हूँ बेटा। हमें पता है कि 1 न्यूटन किसकी इक्वल होता है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिट ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन है ना बेटा, इसकी इस यूनिट को हम ये लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यानी से सेम चीज़ है, मैंने ये सेकेंड नीचे ले गई हूँ तो मैंने डिनोमिनेटर में सेकेंड लिखा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ बेटा सेकेंड के साथ और डिवाइड भी सेकेंड के साथ कर देती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी इक्वेशन को हम अपनी मर्ज़ी से अगर जिस भी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए और डिवाइड भी एक साथ कर दिया जाए तो उस इक्वेशन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ भी बेटा ये सेम जो है यूनिट ऑफ मोमेंटम है। अब इसके साथ मैंने जस्ट सेकंड को मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। अब आपके पास क्या बनेगा बेटा, ये हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर, ये सेकंड और ये सेकंड क्या हो जाएंगे, स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमने लिखा सेकंड स्क्वायर और साथ ये सेकंड आ गया। अब ये जो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये इक्वल टू न्यूटन है।
तो इस पूरे की जगह न्यूटन लिखा जा सकता है, यहाँ क्या लिख सकते हैं, सेकेंड लिख सकते हैं। ये मैं एक दफ़ा फिर डिराइव करा दूंगी यहाँ से बोर्ड रेस करके। तो ये फिर से देखिए बेटा, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल टू एम बी, यूनिट क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ये आपको बताई गई थी डेफिनेशन भी कि 1 न्यूटन इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मैस 1 kg। तो यहाँ पे 1 न्यूटन किसके इक्वल है, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास ये जो मोमेंटम का यूनिट था ना बेटा, इसके साथ मैंने जस्ट मल्टीप्लाई भी सेकंड कर दिया और डिवाइड भी सेकंड कर दिया, और इसको क्या लिखा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। मैंने मल्टीप्लाई भी सेकंड किया, डिवाइड भी सेकंड किया। ये सेकंड और ये सेकंड क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और साथ ये सेकंड मल्टीप्लाई होगा, ये आएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ ये सेकंड आ गया। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा, न्यूटन की इक्वल। तो हम इसको न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड या फिर न्यूटन सेकंड जो है यूनिट यूज होगा किस चीज़ का, मोमेंटम का। ये दो यूनिट जो हैं वो मोमेंटम के लिए यूज़ होंगे। अब आपने देखना होगा कि आपको ऑप्शन अगर ऐसे यूनिट की फॉर्म में दी हुई है, यानी बेस यूनिट्स की फॉर्म में दी हुई हैं, ये बेस यूनिट में दी हुई सारी टर्म्स, किलोग्राम भी बेस यूनिट है, मीटर भी बेस यूनिट है और सेकंड भी बेस यूनिट है, ये बेटा डिराइव यूनिट की फॉर्म में आपकी सेम जो है इस टर्म को आगे न्यूटन सेकंड में डिराइव करके लिखा हुआ है। तो ये न्यूटन सेकंड जो यूनिट है वो भी यूज़ होता है मोमेंटम के लिए, एंड किलोग्राम मीटर पर सेकंड भी मोमेंटम के लिए ही यूनिट यूज़ होता है। दोनों यूनिट जो है वो यूज़ होंगे। अब आपको अगर MCQ आता है तो आपने ऑप्शन देखनी है, क्या आपको वो ऑप्शन बेस यूनिट की फॉर्म में दी हुई हैं या फिर डिराइव यूनिट की फॉर्म में दी। कोई भी आपको अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट डिराइव यूनिट में दिया हुआ हो और आप उसको बेस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ये भी किसी दिन डिस्कस करेंगे। ये था बेटा आज का टॉपिक, हमने रिलेट किया है फोर्स एंड मोमेंटम को। ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के लिए आपने सारी डेरिवेशन करनी होगी, रिजल्ट्स भी लिखने होंगे, डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए इसकी, और अब इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ओके बेटा, एग्जाम्पल है इसी टॉपिक से आगे 3.6, बुक का पेज नंबर है 68। एग्जाम्पल 3.6 बुक का पेज नंबर है बेटा, बुक पेज नंबर 68। ये एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट भी है, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी 2-3 दफ़ा आ चुकी है बेटा। इंतहाई सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट जो है स्टेटमेंट को समझना और गिवन डाटा को लिखना है। वो कह रहा है ए बॉडी ऑफ मास 5 kg इज़ मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। यानी कितनी फोर्स लगेगी उसको स्टॉप करने के लिए। स्टॉप का मतलब क्या होगा कि उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो अब हम लिख रहे हैं बेटा बॉडी का मास कितना है गिवन डाटा में, गिवन डाटा में बॉडी का मास है जी 5 kg, और बॉडी किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या होगी, 0, चूँकि इसने अप्लाई की है फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने से वो स्टॉप हो गई है बॉडी, तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड होगी। आपने फाइंड आउट करनी है बेटा फोर्स, अगर टाइम कितना है 2 सेकेंड, आपने फोर्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसके सिंपल जो है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फिजिकल टू ma। अब हमें गिवन डाटा में एक्सेलेरेशन नहीं पता, तो एक्सेलेरेशन किसके इक्वल है, एक्सेलेरेशन है vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, f विल बी इक्वल टू m इंटू a क्या होगा, vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t। अब आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए बेटा। मास आपके पास कितनी है 5 kg, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बेटा 10, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, टाइम है जी 2 सेकेंड, ठीक है। अब आप देखिए बेटा f इज इक्वल टू 5, 0 में से 10 माइनस करोगे तो क्या आएगा, -10 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना आ जाएगा
कैंसल आउट कीजिए, 5 आएगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस ये साइन बाहर ले लीजिए, माइनस 5 5 ज़ा क्या होंगे 25 और यूनिट क्या होगी न्यूटन। तो आपके पास रिजल्ट क्या आया बेटा, जो अपोजिंग फोर्स एक्ट हो रही है 25 न्यूटन, तो आपको कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए, 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप दी बॉडी। जब आप इसका रिजल्ट लिखोगे बेटा, रिजल्ट, तो आप क्या लिखोगे कि 25 न्यूटन फोर्स विल बी रिक्वायर्ड Newton force will be required in order to stop the body. इसमें नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है बेटा, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि बॉडी के ऊपर अपोजिंग फोर्स लगाई जा रही है। यानी अपोजिंग फोर्स का मतलब क्या होगा कि बॉडी को स्टॉप करने के लिए एक फोर्स लगाई जा रही है, जो कि बॉडी की मोशन के क्या कैसे एक्ट होगी, ऑपोजिट एक्ट होगी। जैसे गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने का मकसद क्या होगा कि उसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाई जो कि गाड़ी की मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगी और गाड़ी की वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जाएगी, और वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और वहाँ पे एक्सेलेरेशन नेगेटिव होने की वजह से वहाँ जो फोर्स है वो भी आपके पास उसकी जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। उसकी रीजनिंग ही क्या है कि ऑपोजिट फोर्स इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू स्टॉप दी बॉडी इन 2 सेकेंड। ये थी बेटा एग्जाम्पल 3.6 जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थी। हमने आज लॉन्ग क्वेश्चन किया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसी पेज पे बेटा इंफॉर्मेशन है थोड़ी सी, और साथ जो है एक यूज़फुल जो है इंफॉर्मेशन इस सिलसिले में भी है कि हम गाड़ी ड्राइव करते हुए सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, या फिर हमारे पास जो है कोई भी एक्सीडेंट होता है, अगर कोई भी गाड़ी हाई स्पीड के साथ मूव कर रही है तो फिर किस किस्म का इम्पैक्ट होता है। अभी मैंने बात की थी ना कि जब भी हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मोमेंटम के ज़्यादा होने की वजह से अगर दो व्हीकल्स का आपस में टकराव होता है, कोलिजन होती है, तो फिर उनकी बॉडीज़ जो है जो मेटल की बनी हुई हैं वो जो है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा और वो कोलैप्स हो जाएंगी। तो यहाँ उसी सिलसिले में वो एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर रहा है बेटा इस पेज नंबर 68 पे। वो कहता है, इन एन एक्सीडेंट एट हाई स्पीड द इम्पैक्ट फोर्स इज़ वेरी लार्ज ड्यू टू दी एक्सट्रीमली शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम। शॉर्ट स्टॉपिंग टाइम का मतलब क्या होता है कि फ़ौरन से अप्लाई किया ब्रेक, लेकिन गाड़ी हाई स्पीड के साथ जा रही थी तो वो फ़ौरन जो है स्टॉपिंग टाइम शॉर्ट होने की वजह से उसके ऊपर जो फोर्स का इम्पैक्ट होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फॉर सेफ्टी पर्पज़ व्हीकल्स हैव रिजिड केज for the passengers which crumple zone at their front and rear ends. During an accident, crumple zones collapse. This increases the impact time by providing the extra time for crumpling. The impact of the force is high, reduced and saves the passengers from the severe injuries. अब आपको पता है सीट्स के बीच में गैप होता है, ठीक है। अब बीच में जो जोन बना हुआ है उसमें पैसेंजर्स को टाइम मिल जाता है अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। वो टाइम के ज़्यादा होने की वजह से अंदर पैसेंजर्स जो है वो काफ़ी हद तक सेफ़ रह सकते हैं। तो इसलिए जो है वो जोन्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो एक्सीडेंट के दौरान जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टाइम की वजह से जो फोर्स का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होना था वो टाइम मिल जाएगा पैसेंजर्स को, टाइम के ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है वो कम होगा। तो इसलिए वो केजेस बनाए जाते हैं ताकि उनका इम्पैक्ट क्या हो, कम हो। इसी तरह एक और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है बेटा इसी पेज पे। वो क्या है, फ्रेजाइल ऑब्जेक्ट्स सच एज ग्लास वेयर्स एक्स्ट्रा आर पैक्ड विद सूटेबल मटीरियल सच एज स्टेरोफोम, रिंग बॉल, पॉलीथीन शीट्स एंड एयर सैक एक्स्ट्रा। क्या है बेटा, आप कोई भी नाजुक चीज़ लेके आते हो, कोई भी ऐसे यूटेंसिल्स हैं जो कि बने हुए हैं ग्लास के, या कोई एक्सपेंसिव आपके पास ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे बर्तन हैं जो कि बहुत महंगे हैं और उनके टूटने का खदशा होता है, तो फिर वो कैसे पैक किए जाते हैं, या तो उसको किसी जो है पेपर के अंदर, पॉलीथीन के अंदर, या फिर किसी अखबार के अंदर हम उसको रैप करते हैं, या बीच में जो है स्टेरोफोम की शीट्स लगा दी जाती हैं, या कोई बीच में जो है कार्ड पीस लगा दिया जाता है ताकि एक जो है
बर्तन दूसरे के साथ जो है वो कोलाइड ना करे और उनके डैमेज होने के जो है चांसेस कम हो। तो होता क्या है, बीच में जो एयर गैप की वजह से और बीच में हमने स्टेरोफोम की अगर कोई शीट्स लगा दी है, कोई बॉल फिलअप कर दी हैं, उससे उनका आपस में कोलिजन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ रहेंगे। वो कहता है एयर इनक्लोज इन द कैविटीज़ ऑफ दीज मटीरियल मेक देम फ्लेक्सिबल एंड सॉफ्ट, यानी ये जो हमने स्टेरोफोम की बॉल्स लगा दी हैं या हमने कोई और मटेरियल उनके अंदर फिलअप कर दिया है, उनके बीच में एयर की वजह से क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सेफ रहती हैं। ड्यूरिंग एनी मिसहैप they increase the impact time on fragile objects, and increase in impact time lower the rate of the change of momentum and hence lessens the impact of the forces. This lower the possible damage due to the accident. वो क्या कह रहा है कि जब हम उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम इन स्टेरोफोम की बॉल्स को फिलअप कर देते हैं तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। उसकी रीज़निंग क्या है बेटा कि जो टाइम जो है वो जो उसको मिलता है उसमें थोड़ा सा प्रोलॉन्ग जो है इजाफा आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें रिड्यूसेस हो जाती हैं, इम्पैक्ट फोर्सेस जो हैं वो कम हो जाती हैं, लेसन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो डैमेज जो है उन चीज़ों का क्या हो जाता है, मिनिमाइज़ हो जाता है। ये थी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन जो कि शेयर की आप लोगों के साथ। इसी तरह अगले पेज पे जाएं तो एक और इन्फॉर्मेशन है जिसमें वो कहता है कि हम सीट बेल्ट क्यों पहनती हैं और सीट बेल्ट के यूजेस क्या हैं गाड़ी ड्राइव करते हुए। तो ये भी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। इस पेज 69 पेज पे बेटा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट a person not wearing the seat belt will continue moving until stopped suddenly by something before him. This something may be a windscreen, another passenger or back of the seat in front of him. वो कहता है कि अगर किसी भी किस्म का कोई एक्सीडेंट होता है तो अगर किसी पर्सन ने सीट बेल्ट नहीं पहनी तो उसके क्या चांसेस होते हैं, अगर तो वो पिछली सीट पे बैठा हुआ है तो वो अगली सीट के साथ टकराएगा, अगर वो फ्रंट सीट पे बैठा हुआ है तो वो विंड स्क्रीन के साथ जो है वो टकराएगा या किसी पैसेंजर के साथ टकरा सकता है अगर उसने सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई। ठीक है, तो अब सीट बेल्ट के कौन कौन से यूजेस हैं, तो हम सीट बेल्ट को दो तरह से यूज़ करते हैं। सीट बेल्ट जो है वो बेसिकली हमें एक एक्स्ट्रा टाइम प्रोवाइड कर देती है, यानी अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए। तो वो कह रहा है दे प्रोवाइड, यानी सीट बेल्ट प्रोवाइड एन एक्सटर्नल फोर्स टू ए पर्सन वियरिंग दी सीट बेल्ट। सीट बेल्ट जो है वो हमें एक एक्स्ट्रा सपोर्ट, एक एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर देती है और वो जो है पुश करती है उस पर्सन को, उस पैसेंजर को अपनी जगह पे रखने के लिए। सेकेंडली क्या है, दी एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग दी सीट बेल्ट। पीछे से जब कोई टकराव होता है तो सीट बेल्ट पीछे से स्ट्रेच होगी तो वो एक्स्ट्रा टाइम जो है वो प्रोवाइड कर देती है। एडिशनल टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेचिंग द सीट बेल्ट, दिस प्रोलॉन्ग द स्टॉपिंग टाइम फॉर मोमेंटम टू चेंज एंड रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ द कोलिजन। यानी टाइम ज़्यादा होने की वजह से उसका मोमेंटम को रिड्यूस होने का जो है वो इम्पैक्ट जो है वो कम हो जाता है और कोलिजन की वजह से जो डिस्ट्रक्शन या उसका जो इम्पैक्ट होगा उसको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है बाय यूजिंग दी सीट बेल्ट। ये दो यूजेस हैं बेटा, दे प्रोवाइड दी एक्सटर्नल फोर्स और सेकेंडली क्या है, एडिशनल टाइम जो है वो मिल जाता है ताकि मोमेंटम में जो चेंज आता है उसको रिड्यूस किया जा सके और कोलिजन का इफेक्ट क्या किया जा सके, कम किया जा सके। तो ये था बेटा आज का टॉपिक। इस पेजेस पे मैंने इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये कभी कभी एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती हैं, सीट बेल्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है, बाकी तो कभी नहीं आए, लेकिन आपने इसको एक दो दफ़ा पढ़ लेना है ताकि अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनता है, कोई MCQ बनता है, आप उसका आंसर देने के काबिल हों। तो ये था बेटा हमारा आज का टॉपिक फोर्स एंड मोमेंटम। एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आता है उसके साथ रिलेटेड मैंने एक एग्जांपल कराई है, ये भी बोर्ड में कई दफ़ा आ चुकी है। इसको अच्छा सा लर्न कीजिए और लर्न करके इसको लिख के देखिए। आपके यूनिक नोट्स जो हैं उसको आप यूज़ कीजिए बेटा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं और प्रॉपर उस मेथड से दिए हुए हैं जिस मेथड से आपने इनको अटैम्प्ट करना है। और सेकेंडली साथ साथ ये चीज़ भी मेंशन है कि ये क्वेश्चन बोर्ड के किस साल में आया हुआ है और ये आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो इंशाल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।